नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का टॉपिक होने वाला हमारा एक और हिंदी प्रैक्टिस सेट। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए, आप पिछले प्रैक्टिस सेट लगाओ। इसमें शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पूरा प्रैक्टिस सेट करना, अपना टोटल नंबर काउंट करना है कितने बनते हैं। गिव अवे जो होगा वो तो होता रहेगा, वो अलग की बात है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर आप यहीं से क्वेश्चन करते रहोगे प्रैक्टिस सेट, तो भी हिंदी बहुत इंप्रूव हो गई होगी, क्योंकि ये हमारा हिंदी का 50वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। शुरू कर लेते पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है। अर्थात जो बुद्धिहीन है, मान लेते बुद्धिमान ही होता, बुद्धिहीन होता, बुद्धिमान होता, पागल होता, ठीक है। ये सब क्या है हमारा, ये सब विशेषण है, ठीक है। बुद्धिमान, बुद्धिहीन, पागल, अच्छा, बुरा, सब क्या है हमारे विशेषण है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो चीजों को याद रखना, विशेषण के बारे में क्वेश्चन था पहला। दूसरा देखते, छत से ईंट गिर गई। अब आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, छत से ईंट गिर गई अर्थात अलग हो गई, अर्थात छत और ईंट का कोई संपर्क नहीं था, अर्थात कौन सा कारक हो जाएगा हमारा, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक। कारक की बात कर लेते, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के हमारे 8 भेद होते हैं। किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारक के 6 भेद माने गए हैं। कारक को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना, कारक को हम परसर्ग के नाम से जानते हैं। कारक हमारे कैसे शब्द हैं, ये अविकारी शब्द हैं, अर्थात लिंग वचन के आधार पर इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। कारक कार्य क्या करते हैं, तो याद रखना, संज्ञा सर्वनाम को किससे जोड़ते हैं, ये अन्य शब्दों से जोड़ने का कार्य कौन करते हैं, तो याद है, संज्ञा सर्वनाम को अन्य शब्दों से जोड़ने का कार्य कौन करते हैं, हमारे कारक करते हैं, ठीक है। ये कारक की बातें आपको याद रखना है। छत से ईंट गिर गई अर्थात अलग हो गई, कौन सा हो जाएगा हमारा, अपादान कारक। अंग भंग होना, वो भी अपादान कारक होता है, ठीक है। अधिकरण होता, कोई चीज ऊपर या मे पर होता, अधिकार कर लेती, ठीक है। जैसे गुरुजी मेज पर बैठे हैं, अधिकार हो जाता, अधिकरण हो जाता। संबंध का की रारी होते, तो ये हो जाता। संप्रदान में क्या होता, कोई चीज हमेशा के लिए दे दी जाती, जैसे राजा गरीबों को दान देता है, ये कौन सा हो जाता हमारा, संप्रदान कारक हो जाता, ठीक है। कारक से क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा पदबंध से। अच्छा क्वेश्चन, पदबंध से क्वेश्चन आते हैं, पिछले प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे आए थे, यहां पर भी आया है, आपको भी करना है, ठीक है। कि पदबंध का भेद नहीं है, ये बताना है। इसमें कौन सा पदबंध का भेद नहीं दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है, ठीक। पदबंध के कितने भेद होते हैं, तो पदबंध के हमारे 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है। पहला बात कर लेते हैं, कौन सा होता, पहला होता हमारा, यहीं पे लिख देते हैं, संज्ञा पदबंध। दूसरा सर्वनाम पदबंध। तीसरा विशेषण पदबंध। बिल्कुल आसान हो गया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। उसके बाद क्रिया पदबंध, और लास्ट होता हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। अब आपको पता चल गया होगा कौन सा पदबंध का भाग नहीं है, तो हमारा अव्यय पदबंध का भाग नहीं होता, अर्थात ये पदबंध का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो देखो पदबंध के भेद दिए गए हैं। आगे क्वेश्चन इस तरह से ही पूछे गए हैं कि संज्ञा पदबंध का चयन कीजिए, सर्वनाम पदबंध का चयन कीजिए, या विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें याद रखना है, हर उसमें ट्रिक बताई जाती है, आपको ट्रिक याद रखनी है, ठीक। आधे से ज्यादा हिंदी तो पूरी ट्रिक के आधार पर हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं, अर्थात जो समुच्चय बोधक होते हैं हमारे, उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। ये तो आप छोड़िए कहते क्या है, आपको ये याद रखना है, समुच्चय बोधक होते क्या है, कि समुच्चय बोधक क्या होते हैं, ठीक है। आपको एक चीज याद रखनी है कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने वाले शब्द, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे और शब्द है, या मान लेते हैं किंतु शब्द है। जैसे मैं बोल देता हूं, सोहन दिल्ली गया और मोहन मुंबई गया, तो ये जो और बोला है ना, ये क्या हमारा समुच्चय बोधक है, ठीक है। वह सुबह को पढ़ता है किंतु शाम को नहीं पढ़ता, तो ठीक है,
तो ये दो वाक्य थे, दोनों को जोड़ा किंतु ने, तो किंतु क्या बना हमारा समुच्चय बोधक बन जाता है। ठीक है, जैसे या सोहन या तो पढ़ता है, ठीक है, या खेलता है, तो इस या शब्द ने जोड़ा है तो समुच्चय बोधक होते हैं। ठीक है, जो हमारे वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, और ये समुच्चय बोधक हमेशा ही क्या होते हैं, ये हमारे अभिकारी शब्द होते हैं। चाहे आप क्या को बोल के देख लो, या ठीक है क्या को नहीं, क्या और क्या बोल को देखो, किंतु को बोल को देखो, या को बोलो, या तब बोल के देख लो, जितने भी है सब हमारे अभिकारी शब्द होते हैं। तो समुच्चय बोधक क्या होते हैं, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, होते क्या है, हमेशा अभिकारी होते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर बहुत आसान होगा तो बहुत जल्दी कर लेंगे। व्यस्त शब्द का विलोम शब्द बताना है। व्यस्त, अव्यस्त, ऑप्शन नंबर सी। आगे आ जाओ। निर्धन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं, ये भी हमारे अभिकारी शब्द होते हैं। उपसर्ग हमारे शब्द का एक अंश होते हैं, ये वाक्य में पहले आते हैं लास्ट में, तो ये शब्द के पहले जोड़े जाते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं उपसर्ग के प्रकार के। इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार को आपको याद रखना है कि कौन कौन से प्रकार हमारे होते हैं। पहला होता है हमारा हिंदी के उपसर्ग हो गया, पहला हिंदी के, दूसरा संस्कृत के, और तीसरा आगत या उर्दू वाले। हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, तो याद रखना हिंदी में उपसर्ग होते हैं 13। संस्कृत में कितने होते हैं, संस्कृत में जो हमारे उपसर्ग होते हैं 22। उसके बाद आगत में कितने होते हैं, जो हमारे उर्दू के होते हैं उसमें होते हैं हमारे 19। ये दिए गए हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद जैसे इसमें पूछा है निर, कौन सा निर्धन में कौन सा उपसर्ग होगा, तो निर्धन में होगा निर उपसर्ग होगा। और कौन सा वाला निर होगा आपको जो याद रखना है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। निर्धन में क्या होगा, निर होगा। और ये आपको बताना है कि ये कौन सी भाषा का उपसर्ग है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है निर। उसके बाद नेक्स्ट और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आपको बताना है, देखो उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग से तो क्वेश्चन अब गलत होने नहीं। कु कौन सी भाषा का उपसर्ग है, दू कौन सी भाषा का उपसर्ग है, अल, ए और ले लिखा है, अल कौन सी भाषा का शब्द है, या उसके बाद परी, ये पापा की परी नहीं है, ये उपसर्ग बता रहे हैं, उपसर्ग कौन सा है। ठीक, ये बताने, या अपना अप, उपसर्ग बताने हैं। क्योंकि देखिए आप जैसे भी पढ़े हो वो अलग बात है, लेकिन अब अगर प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तो आप इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी आएंगे और हम अचानक से गिर जाएंगे। इसी वजह से ये याद रखो कि हिंदी के उपसर्ग अलग होते हैं, संस्कृत के अलग होते हैं, ठीक है, और अपना उर्दू वाले अलग होते हैं। तो यहाँ पर बताना है हमारे कौन कौन सी भाषा के उपसर्ग हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है हमारा गौरव गाथा, इन दोनों शब्दों के बीच लगने वाला चिन्ह क्या है। बड़ा आसान है, गौरव गाथा के बीच में चिन्ह लग गया हमारा, तो ये क्या चिन्ह है हमारा, ये हमारा योजक चिन्ह है। गौरव गाथा के बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, योजक चिन्ह है, अर्थात ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लाघव चिन्ह की बात कर लेते हैं हम, ये इस तरह से लगता है जैसे हम अपना अनुच्छेद में लगा देते हैं, या डॉक्टर साहब को ऐसा लिख देते हैं। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, हम लाघव कहते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारा हंस पद या त्रुटि, इस तरह से लगा देते हैं, जैसे हमारा कोई क्वेश्चन छूट जाता है, ऐसे लिखा होता है गौरव गाथा शब्दों के बीच में लगने वाला चिन्ह नहीं है, तो चिन्ह अगर ऐसा करके हम ये लगा देते हैं नहीं है, तो देखो ये हमने क्या लगाया, तो ये हमने हंस पद लगाया, उदाहरण के तौर पर बताया। ठीक है, तो ये हंस पद हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अवतरण, अवतरण का अन्य नाम है उद्धरण चिन्ह। अब आप पहचान गए होंगे उद्धरण चिन्ह, एक तो ये होता है इकहरा उद्धरण, एक होता है दुहेरा उद्धरण। दो उद्धरण चिन्ह होता है, एक इकहरा उद्धरण, एक दुहेरा उद्धरण। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो हमारा दुहेरा उद्धरण है, ठीक है, और ये जो इकहरा उद्धरण है, दोनों को बताना नहीं है, सुनना है कि ये उद्धरण चिन्ह में आते हैं। कभी सोचो इकहरा अलग है दुहेरा अलग है, दोनों एक ही होते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन है भारतीय शब्द का बहुवचन, आंख बंद करके उड़ा देना है। भारतीय का क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा, देखना भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो विद्वान का स्त्रीलिंग होगा हमारा
विदुषी। ठीक है, अब देख बात कर लेते हैं लिंग की। लिंग की पहचान किस शब्द से होती है हमारी? संज्ञा से होती है। अब कोई पूछे क्या क्रिया से नहीं हो सकती, तो आप कहना हो तो सकती है, लेकिन ज्यादा अच्छी संज्ञा से होती है। ठीक है, याद रखना दोनों से हो जाती है, लेकिन अगर दोनों की तुलना करोगे तो संज्ञा से ही हो जाएगा। संस्कृत में कितने लिंग के भेद होते हैं? तो संस्कृत में होते हैं 3, जबकि हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में होते हैं 2। ठीक है, हिंदी में होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, संस्कृत में होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुल्लिंग। इसमें पूछा था विद्वान का, तो हो जाएगा क्या? विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा दिया गया है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान, अच्छा क्वेश्चन है, कंठ तालु है? किसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ओ, ओ का तो क्या होता है इसका? कंठोष्ठ होता है। ओ का तो कंठोष्ठ होता है, तो कंठ तालु तो इसका नहीं होता। अब ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है बी में, ए और आई, ये दोनों हमारा क्या होता है? ये दोनों कंठ तालु हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कंठ तालु दोनों है, याद रखना। उसके बाद जो हमारा है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा हमारा? ये हमारा कंठ होता है, इसे हम हंस पद भी कहते हैं। उसके बाद 6 जो बना हमारा, ये है हमारा तालु वर्ग में। ठीक है, तो याद रखना क्या होगा उच्चारण स्थान पर कंठ तालु क्या हमारा? दोनों ए होता है, जो पहला होता है ए और दूसरा होता है आई। उसके बाद भावयुक्त शुद्ध अनुवाद कीजिए, कैसा? भावयुक्त है। ठीक, इसमें जो दिया है आई वाज ओवर ज्वाइड, इसमें से ज्वाइड कौन सा हमारा अनुवाद इसमें जो दिया गया है, ये का आपका कह सकते हैं इडियम्स दिया है, इसमें कौन सा सही होगा? ठीक है, पहले दिया मैं उल्लसित था, मैं खुशी से ऊपर था, अच्छा खुशी से भी ऊपर। उस अगला मेरा दिल बाग बाग हो गया, मेरी खुशी ज्यादा थी। तो इसका जो बन जाएगा हमारा इडियम्स का अर्थ जो बनेगा, मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया गया हमारा, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति जो दिया गया है, समास से पूछा गया है। समास के भेद होते हैं 6। समास का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? संक्षेपी कर्ण करना, अर्थात किसी बहुत बड़ी वस्तु को छोटा करके समझा देना, वही क्या कहलाता है? हमारा समास कहलाता है। ठीक है, समास के भेद कितने होते हैं? 6। समास में कितने पद होते हैं? तो याद रखना पदों की संख्या होती है आपकी 2। पद कितने होते हैं? 2। कौन कौन सा? एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है आपका उत्तर पद। लेकिन बहुब्री में माना गया है कोई तीसरा, तो वो उसमें ना पूर्व होता ना उत्तर होता। ठीक है, तो ये याद रखना। उससे आगे वाचस्पति किस समास का समस्त पद था? तो ये हमारा एलुक तत्पुरुष का एक समस्त पद दिया गया था। ठीक है, उसके बाद तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसमें हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्री में क्या होता है हमारा? तो याद रखना ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात इसमें किसी तीसरे की बात होती है। ठीक है, बाकी तत्पुरुष में बात कर ही लिया, तत्पुरुष में कौन सा होता है हमारा? उत्तर पद प्रधान होता है। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र मतलब क्रोध अर्थात गुस्सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है बुरा और भला। अच्छा, बुरा भला में कौन सा समास है? अच्छा, अच्छा भी है, बुरा भी है और भला भी है। ठीक है, बुरा भला बिल्कुल आंख बंद करके हो जाएगा। बुरा भला अर्थात द्वंद्व समास। कौन सा पद प्रधान? तो कहना दोनों पद प्रधान। द्वंद्व समास में कौन सा होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु में कौन सा होता है आपका पद प्रधान? उत्तर पद प्रधान। कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान। उसके बाद होता अव्ययभाव, होता कौन सा? अव्ययभाव समास, तो कौन सा होता हमारा? पूर्व पद प्रधान। ठीक है, तो ये पद प्रधान से क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से घूमते रहते हैं समास से क्वेश्चन, आपको याद रखना, देख लेना। बुरा और भला में क्या होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया हमारा वाक्य में
त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी का चयन कीजिए, यही हमें करना है इसमें। ठीक है, कोई त्रुटि नहीं है तो दिया गया है तो डी भाग का चयन कीजिए। अच्छा, कोई त्रुटि नहीं है तो हम डी भाग का चयन कर लेंगे। ओके सर, देखते हैं पहला जो दिया गया है भारत, अर्थात ए में दे दिया, सबसे बड़ा बी में दे दिया, लोकतांत्रिक देश है सी में दे दिया। ठीक है, और इसमें कोई त्रुटि नहीं है अर्थात डी में दे दिया। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्या बात ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं गलत है? भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है अर्थात बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कोई त्रुटि नहीं है, मतलब डी है इसका आंसर। ठीक, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार क्या है? अलंकार से क्वेश्चन आ गया, हिंदी की जो मेन जड़ होती है वहां से क्वेश्चन आ गया है। ठीक, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार कौन सा होगा? अब अलंकार से क्वेश्चन आएगा तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल कि ये चला जाएगा। ठीक है, आपको जो चीजें हैं बिल्कुल बेसिक कि अलंकार का जन्म कहां हुआ है, तो याद रखना कौन से काल में हुआ था? रीति काल में सही तरीके से अलंकार का जन्म हुआ है। ठीक, उसके बाद अलंकार का सम्राट या अलंकारवादी कवि, अलंकार का सम्राट या अलंकारवादी कवि किसे कहते हैं? तो कहना केशव दास को कहते हैं। ये रीति काल के सबसे बड़े कवि हैं। रीति काल के सबसे बड़े कवि कौन थे? तो याद रखना केशव दास थे। अलंकारवादी कवि किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? केशव दास को कहते हैं। ठीक, उसके बाद अलंकार के संस्थापक, और संस्थापक ना लिखा होगा तो क्या शब्द आएगा? अलंकार के प्रवर्तक किसे बोलते हैं? आचार्य बामन को बोलते हैं। अलंकार का प्रवर्तक किसे बोलते हैं? आचार्य बामन को बोलते हैं। अलंकारवादी कवि, अलंकार का सम्राट किसे कहते हैं? केशव दास को कहते हैं। ठीक, जबकि अलंकार का जो आपका वर्गीकरण किया है यहीं पे लिख देते हैं, अलंकार का वर्गीकरण, अलंकार का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो आचार्य दंडी के द्वारा किया गया है। आचार्य दंडी की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आती है 10 कुमार चरित्र। कौन सी आती है? 10 कुमार चरित्र किसकी है? आचार्य दंडी की पुस्तक है। ठीक है, तो 3 व्यक्तियों के नाम आए हैं अलंकार में, आपको याद रखना है। आचार्य दंडी वर्गीकरण करने वाले, आचार्य बामन प्रवर्तक, अलंकारवादी कवि केशव दास। ठीक, इतना याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो दिया गया है हमारा, अब देख लेते हैं जो क्वेश्चन है हमारा। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार बताना है। ठीक है, इसमें जो हमारा अलंकार होगा कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो प्रतीप अलंकार होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया? उल्टा या विपरीत होता है। ठीक है, अब प्रतीप अलंकार किसका उल्टा होता है? तो ये हमारे उपमेय अलंकार का उल्टा होता है। अब देखो उल्टा कैसा होता है उपमेय का, देखो यहां पर देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है हमारा, चांद सा मुख, बिल्कुल सही है। मुख कैसा है? मुख कैसा है? मुख है चांद के जैसा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, इसमें बिल्कुल सही है। ये हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि मुख कैसा है? चांद के जैसा है। यह तुलना की गई है हमने मुख की चांद से की है, बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। अब देखो ये उल्टा कैसा होता है, अगर हम इस तरह से लिख देंगे इसे, मुख सा चांद। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हुआ ना, बड़ी वस्तु की लज्जा कर दी गई है, अर्थात चांद की यहाँ पर इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी चांद की, कि ये चांद कैसा है? मतलब मुख के जैसा। अब तुम खुद सोचो कि ये जो हमारा चांद जो दिखाई देता है किसी के मुख के जैसा है, तो ये क्या हुआ? हमारे चांद की इंसल्ट हो गई, बेइज्जती हो गई। तो यही होता है प्रतीप अलंकार, किसका उल्टा है? ठीक है, उपमा का उल्टा है, क्योंकि उपमा में कोई वाक्य सीधा लिखा जाता है, जबकि प्रतीप में क्या लिखा जाता है? उल्टा लिखा जाता है। तो ये याद रखना, प्रतीप का उल्टा क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जो समझाया आपकी समझ में आ गया होगा। जब बताया आपसे अलंकार का प्रैक्टिस सेट होगा आपका, तब बात करेंगे विस्तार पूर्वक अलंकार से किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, कितने व्यक्तियों का योगदान आता है, कितने कितने प्रकार होते हैं, कहां कहां। ठीक, उसके बाद जैसे यहीं पर देख लेते हैं, बिल्कुल
इसमें ये दे रखा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में। क्वेश्चन नंबर 17 और 18, क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा दिया गया है समुद्र, अच्छा पर्यायवाची आ गया, बड़े अच्छी चीज है पर्यायवाची आ गया। समुद्र का पर्यायवाची पूछा है इसमें कि समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा या कौन सा है इसमें। अच्छा 3 तो होने नहीं है, एक ही होना है। पहले दिया गया अर्णव, उदक, विशंभर और तुंग, अच्छे पर्यायवाची दिए गए हैं। अब देखो जो उदक पर्यायवाची है ये हमारा समुद्र का नहीं है, ये हमारे किसका है, ये हमारे जल का है, ये हमारे अंबु का है, ये हमारे तोय का है, ठीक है। ये उदक हमारे जल का पर्यायवाची होता है, जबकि तुंग हमारा जो पर्यायवाची दिया गया है, तुंग हमारा ये आपका शैल का पर्यायवाची है, जो हमारी चट्टान होती है अर्थात जो हमारा पहाड़ होता है उसे कहते हैं तुंग, ठीक। उसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो दिया गया हमारा विशंभर, ये किसका पर्यायवाची है हमारा, देखो ये हमारा एक तो विशंभर होता है पृथ्वी का पर्यायवाची, एक और होता है जो आपको याद रखना है, ये होता हमारा विष्णु जी का पर्यायवाची, ठीक है विशंभर। तो ये पर्यायवाची है। अब बचा क्या हमारा समुद्र, तो समुद्र का क्या हो गया हमारा, तो याद रखना ये हमारा अर्णव हो गया। बात यहां खत्म नहीं होती, खत्म होगी पूरे पर्यायवाची के बाद अर्णव, जैसा हमारा समुद्र का। समुद्र के बाद आएगा हमारा बिल्कुल आसान है, आपको पता होगा सागर, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद देखो ये सारे धी धी वाले आएंगे, ठीक है। समुद्र के पर्यायवाची सब में धी आएगा, जैसे पयोधी, देखो ये पहचान हुई, उदयधी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आएगा आपका नदीस, क्या आपका नदीस। उसके बाद फिर आएगा आपका जलधि, उसके बाद बारिधि, नीर निधि, ठीक। ये सब किसके पर्यायवाची है, ये हमारे आपके समुद्र के हो जाएंगे। और पारावार, ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची है, हमारे समुद्र के पर्यायवाची है, ठीक। आपको याद रखना है नदीस, सागर, पयोनिधि, ठीक है, उदयधि, नदीस, पारावार, नीर निधि, बारिधि, जल्दी सब में धी आया है, सब समुद्र के पर्यायवाची है। अन्य भी जो पर्यायवाची है आपको ये भी याद रखने हैं, ठीक है। जड़ है हिंदी की, याद रखना आपको, ठीक है। अब ना करोगे बाद में करोगे, अगर हिंदी में ये सही नहीं करोगे तो हिंदी सही नहीं होनी है, और अगर ये हो गया तो ऐसा ही में आप बहुत क्वेश्चन करके ले जाओगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, सोदामनी दिया गया है हमारा, कौन सा सोदामनी, ये हमारा किसका पर्यायवाची, ये पर्यायवाची अच्छा क्वेश्चन है। पहला दिया गया हमारा दारा, ये किसका पर्यायवाची होता है, ये तो पत्नी का पर्यायवाची होता है। गंगोत्री किसका है आप बता सकते हो, गंगा का पर्यायवाची है। व्यापारी तो व्यापारी होते, अब आपका क्या बचा, विद्युत हो गया हमारा, किसका पर्यायवाची है, दामिनी, सोदामनी अर्थात बिजली के पर्यायवाची है। इससे अलग के जो पर्यायवाची है आपको याद रखने, पहले बात कर लेते हैं। जैसे एक पर्यायवाची आता हमारा क्षणिक, क्योंकि बिजली तो क्षण भर में जाती है, क्षणिक हो गया। उसके बाद क्षण प्रभा, दोनों क्षण क्षण से क्षण भर में जाती है बिजली, याद रखना। उसके बाद तड़ित बोलते हैं, तड़ित चाल वाला, याद रखना। यहां हो गया चपला, ये सब किसके पर्यायवाची हमारे आपके बिजली के पर्यायवाची है। उसके बाद दामिनी, सोदामनी, एक साथ दामिनी, सोदामनी। उसके बाद एक पर्यायवाची है शनि के आगे ए लगा दो बस, शनि। उसके बाद नेक्स्ट अगला पर्यायवाची इसका इंद्र वज्र होता है, क्या है, इंद्र वज्र होता है। उसके बाद अगला करका होता है, क्या है, करका। और होता है बाजुरी, क्या होता है, बाजुरी, ठीक। तो ये सब किसके पर्यायवाची है, ये सब हमारे विद्युत या बिजली के पर्यायवाची है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक बार देखो देख लेंगे कौन सा क्षण भर में जाती है, क्षण भर में जाती है, तड़ित बिजली बोलते हैं, चपला, चंचला, दामिनी, सोदामनी, ऐसनी, ठीक है, इंद्र वज्र, करका और बाजुरी, सब किसके पर्यायवाची हमारे
तो ये बिजली के पर्यायवाची थे हमारे दामिनी सुदामिनी। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19। पर्यायवाची तो ऐसे ही याद हो जाएंगे बिल्कुल, क्या भूलोगे भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते, दिया गया है संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची अनुचित है। अच्छा, ये भी पर्यायवाची से दिया गया है, संरचना के बारे में दिया गया है। तो संरचना जो होती है हमारी, वो तो हम बनाते हैं, अर्थात हम क्या करते हैं, उत्पत्ति। संरचना का उत्पत्ति भी होता है, उसके बाद उत्पन्न भी होता है। ठीक है, और ये जो दिया गया हमारा उद्भव भी होता है। तो संरचना, उद्भव, उत्पत्ति, उत्पन्न सब हमारे एक साथ क्या बन जाएंगे, पर्यायवाची बन जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया गया है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है बेमेल शब्द चुनिए, अर्थात तीन तो एक से होंगे, एक अलग होगा, जो दिया गया है। देखो इसमें पहले दिया गया है समस्या, बहुत समस्या है। कठिनाई बिल्कुल समस्या से मैच होता है, समस्या और कठिनाई एक ही बात है। अब देखते हैं इधर खेद और जटिल। तो देखो समस्या, कठिनाई और जटिल एक हो जाएगा, खेद तो दुख होता है। ठीक है, ये समस्या अलग है बिल्कुल, खेद दुख है, वो समस्या है, अलग है, दोनों में अंतर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अपना देख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लेते हैं 21 से 24 तक। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उन चारों में से देखो ये क्या लिखा है, उचित विलोम, मतलब और भी हो सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट बताना है जो बिल्कुल परफेक्ट होगा। उचित विलोम छांटिए, चलो ये भी करना है तो छाटेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दिया गया है जैन मत को मानने वाले श्वेतांबर बड़ी संख्या में है, अर्थात श्वेतांबर का विलोम शब्द क्या होगा, तो श्वेतांबर का हो जाएगा दिगंबर। श्वेतांबर का क्या हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा। ठीक, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो दिया गया हमारा, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी, ओजस्वी का होता है निस्तेज, ओजस्वी का निस्तेज, लेकिन यहां तो निस्तेज दे नहीं रखा है, तो जो बिल्कुल होगा कांतिहीन, अर्थात जो तेज ना हो, ये हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया हमारा उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बताना है उत्तरीय का क्या होगा। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, तो उसकी टोपी, उसका कोट, उसकी साड़ी, उसके अधोवस्त्र। ठीक है, अब देखो ये कोई क्वेश्चन विलोम शब्द है, अच्छी बात है दे दिया। आपको टकराए तो आप याद रखें। देखो उत्तरीय का मतलब होते हैं कि जो उत्तर वाले वस्त्र होते हैं, अर्थात शरीर के ऊपर वाले वस्त्र, जो ऊपर वाले वस्त्र होते हैं उसे बोलते हैं उत्तरीय। ठीक है, और जो शरीर के नीचे वाले वस्त्र होते हैं उसे बोलते हैं अधोवस्त्र। तो उत्तरीय का क्या हो जाएगा आपका, अधोवस्त्र हो जाएगा। इस तरह से ये विलोम शब्द पूछा है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला बताना है, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझता है। याद रखना, भारतीय लोग जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। सही है, तो योग का क्या हो जाएगा, योग का भोग हो जाएगा, योगी का भोगी हो जाता है। ठीक है, यही तो पूछा है योग का, तो क्या हो जाएगा भोग। योगी होता तो हमारा क्या हो जाता, भोगी हो जाता। ठीक है, आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपसे गिव अवे क्वेश्चन है वो पूछा गया था, अभी पीछे भी पूछा गया था एक गिव अवे। उसके बाद नेक्स्ट जो अब आपको गिव अवे बताना है कि जो हमारे होते हैं रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से विशेषण के प्रकार बताने हैं, कौन कौन से हैं और किस आधार से वो आते हैं। ठीक है, मिलते हैं उसके बाद नेक्स्ट एक और वीडियो में गिव अवे के साथ।